हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का द यूनियन एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने वो तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर जब तक वो तीनों वीडियो आप नहीं देखोगे तब तक चौथा वीडियो और आगे के जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये 4th नंबर का पार्ट देखने से पहले के तीनों वीडियो मतलब बिल्कुल ढंग से देख ले और उनको रिवाइज कर ले, ताकि ये वाला वीडियो आपको देखने में कोई परेशानी ना आए और समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है गाइस, तो आपको बता ही दिया मैंने, द यूनियन एकेडमी चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है गाइस, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था आपको कि द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण कैसे हैं। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया था और आपको पता है ये भी मैंने बोला था कि ये फ्लो चार्ट बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए आपके, क्योंकि ये वाला फ्लो चार्ट ना पूरा केमिस्ट्री आप मतलब बीच बीच में ये वाले वर्ड्स आते रहेंगे, मीनिंग्स आते रहेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़ ना हो। आपको वर्ड आते ही उनका मीनिंग समझ में आ जाए कि एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, तो ताकि हमें परेशानी नहीं आए आगे समझने में। तो यह आपको बिल्कुल ध्यान दे लेना है इस पे, और अगर जिसने पहला तीसरा पार्ट 3 नहीं देखा है वो अच्छे से देख भी ले। ठीक है गाइस, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे के चलता हूँ। मैंने ये चौथा वाला जो पार्ट है ना वो अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आवाज़ का कोई इश्यू आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो रही है या आवाज़ ढंग से सुना ही नहीं दे रही है, तो मैंने वो वीडियो वहाँ से हटा दिया है। आपके लिए दोबारा वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ठीक है गाइस, तो हम द्रव्यों का वर्गीकरण में जो मैटर होता है ना, मैटर के बारे में एक बार मैं थोड़ा मतलब हल्का हल्का ओवरव्यू और दे देता हूँ आपको। जो मैटर होता है ना, मैटर वो उसको बोलते हैं जिसका कोई मास और वॉल्यूम होता है और जो कोई अपना विशिष्ट गुण रखता है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु जो मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो और विशिष्ट गुण रखती हो अपना, मैटर कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पदार्थ होता है और एक सब्सटेंस होता है, मतलब सब्सटेंस और मिक्सचर 2 होते हैं। तो पदार्थ और मिश्रण के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पदार्थ वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाए जाते हैं, मिश्रण वो होते हैं जो भौतिक संयोजन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका हम आगे और भी नीचे बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे हैं वहाँ, और आपको कंफर्म हो जाएगा। और एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट तत्व का पदार्थ के 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट और यौगिक। अब एलिमेंट जो तत्व होते हैं ना वो भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। मिश्रण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में विलयन आता है, विषमांगी में कोलाइडल और निस्यंदन आता है, और यौगिक में है ना कार्बनिक और अकार्बनिक आता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद कर लेनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर जिसने याद नहीं किया पहले वाला वीडियो जाके देख लियो और ढंग से समझ भी लें इन चीज़ों को। फिर भी हम एक बाई एक करके इनको ढंग से पढ़ेंगे। द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण की जब बात आती है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड या मैटर, तो द्रव्य क्या होता है मैंने बता दिया आपको। द्रव्य ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो और मास हो और कोई विशिष्ट गुण रखती हो। और ये भी बताया था कि द्रव्य का मतलब इसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, जिसको हम एटम बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पदार्थ की बात करते हैं। अब द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक तो पदार्थ होता है, सब्सटेंस, और मिक्सचर होता है। मिक्सचर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पदार्थ पढ़ रहे हैं। अब पदार्थ में है ना, आपको मैंने बता दिया था कि पदार्थ एक एग्जाम्पल लिया था, इसे सब कुछ समझ में आएंगे। नाइट्रोजन प्लस 3H2, इससे बनता है 2NH3। देखो गाइस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो इसमें दोनों केमिकल रिएक्शन के द्वारा अमोनिया बना रहे हैं। पहला तो ये होना चाहिए कि इसमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा पदार्थ बनता है, पदार्थ में केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरा, इसमें इसका रेशियो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। जैसे नाइट्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल है 2 रेशियो, हाइड्रोजन के 3:6 मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शन करके कितने बना रहे हैं? देखो हाइड्रोजन का यहाँ भी देखो, नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है 2, और हाइड्रोजन के 3:6। तो 2:6 इधर है, 2:6 इधर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं। ना तो इनके मास को मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास नियम का फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में और डिटेल से पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास आखिर होता क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ कि मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है।
यही नियम कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। और इसमें क्रियाकारकों में नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जितने क्रियाकारकों में परमाणु भाग ले रहे हैं उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, नहीं तो फिर वो स्ट्राइक्योमेट्रिक कंसेप्ट होता है ना, उसको वो कर जाता है, वो इलिट कर जाता है, उसका पालन नहीं होता है, फिर वो रिएक्शन मानी नहीं जाएगी। तो दूसरी बात ये होनी चाहिए। थर्ड बात मैं ये बता दूँ आपको कि इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है और यहाँ अमोनिया की अलग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रियाकारक अगर रिएक्शन करके उत्पाद बना लेते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा तो उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, अमोनिया कुछ अलग ही हो गया, अलग ही प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे। फोर्थ बात ये ध्यान रखनी है आपको कि नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है ना, ये दोनों अलग अलग सेपरेट हैं यहाँ पे। अब ये केमिकल रिएक्शन के दौरान अमोनिया बना लिया इन्होंने, तो हम फिजिकली सेपरेट, मतलब हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि इस अमोनिया के मिक्सचर में हाथ दिया, नाइट्रोजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी। तो हम इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाते। सेपरेशन की विधियाँ है वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक बाई एक करके पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ये होता है पदार्थ। मिक्सचर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल इसका अपोजिट है। पदार्थ के बारे में चीज़ें समझ में आएगी कि क्या क्या होता है पदार्थ के अंदर। अब पदार्थ का पहला पोर्शन आता है, एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। बिल्कुल सिंपल वे में समझो आप तो कि एलिमेंट वो होता है जिसमें समान प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन बड़ा है मॉलिक्यूल, इसको अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल जिसको अणु बोलते हैं। मतलब समान प्रकार के अगर परमाणु भाग लेके अणु बनाते हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है। मतलब एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट में समान प्रकार के अणु भाग लेते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में नहीं आता ऐसा। कंपाउंड में विषम मतलब डिफरेंट प्रकार के परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे H2 जल हुआ, अमोनिया हुआ। अब देखो इसमें एक से अधिक प्रकार की हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, अलग प्रकार के परमाणु है ना, एक से ज़्यादा। समझ में आ रही है? एक से ज़्यादा परमाणु। इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट होता है ना उसमें समान प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और कंपाउंड क्या होता है जिसमें मतलब डिफरेंट प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। मैंने आपके लिए ये फ्लो चार्ट बनाया है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना आए। बहुत ही प्यारा चार्ट बनाया है कि आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, आपको ध्यान देना है दोनों सर्कलों में। जैसे ये है रेड वाले और ये ब्लैक वाले, ये अलग अलग पड़े हैं, बिल्कुल किसी से संयोजित नहीं है भी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एलिमेंट है, तत्व है। लेकिन अगर समान प्रकार के परमाणु जुड़ गए तो वो एलिमेंट का ही हिस्सा होगा। मतलब जैसे लाल से जुड़ गया और ब्लैक से जुड़ गया, समान प्रकार के परमाणु जिसमें भाग लेते हैं ना, वो एलिमेंट के अंदर समान प्रकार के परमाणु ही भाग लेते हैं, वही एलिमेंट कहलाएगा जिसमें समान प्रकार के परमाणु भाग ले। तो और उसमें भी क्या होगा, सम अणु होगा। वह अणु तो बन गया, अगर 2 परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन वो कौन सा अणु है? सम अणु, वही एलिमेंट का पार्ट होगा। मतलब सम अणु का मतलब समान प्रकार के अणु जिसमें भाग ले। लेकिन अगर रेड से ब्लैक जुड़ गया या ब्लैक से रेड जुड़ गया तो इसमें विषम प्रकार के अणु भाग ले रहे हैं, मतलब एक दूसरे से विपरीत वाले जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन से होंगे? विषम अणु, जिसमें एक से अधिक प्रकार के अणु भाग ले रहे हैं या जुड़ रहे हैं। तो वो विषम अणु भी किसका होगा? यौगिक कंपाउंड होगा वो। मतलब एक तरह से एक चीज़ तो साफ होगी, जिसमें समान प्रकार के अणु भाग ले वो एलिमेंट कहलाएगा, और जिसमें विषम प्रकार के परमाणु भाग ले वो कंपाउंड या यौगिक कहलाएगा। जैसे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अलग प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के परमाणु भाग ले रहे हैं, कंपाउंड होगा। जैसे O2 और हाइड्रोजन में समान प्रकार के अणु, ऑक्सीजन मिलके O2 बना, हाइड्रोजन मिलके H2 बना, तो ये एलिमेंट होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। अब मिक्सर की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मिश्रण बनाने के लिए, अब मैंने पदार्थ की बात कर ली थी पहले कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, इसमें भौतिक संयोजन होता है। मतलब अगर 2 पदार्थों को हम आपस में खुद मिला रहे हैं, जैसे नमक है, नमक को इस पानी में घोल रहे हैं हम, ये पानी है, नमक को इस पानी के अंदर घोल रहा हूँ मैं। अगर नमक को इस पानी के अंदर घोल रहा हूँ तो ये भौतिक संयोजन हो रहा है हमारे पास, ना कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है इनमें। ठीक है गाइस, तो भौतिक संयोजन के द्वारा हम इनको मिलाते हैं। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, भौतिक संयोजन के द्वारा तो मिला ही है, अब इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। दूसरी बात, हमने पदार्थ में क्या बताया था कि फिक्स रेशो में, मतलब क्रियाकारकों में फिक्स अनुपात मिलाते हैं, जैसे 2:8 मिलाया था उसमें। तो इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता है। नमक पानी में तब तक घुलता रहेगा जब तक ये अलाउ करता रहेगा पानी इसको, नमक को, मतलब इसकी सैचुरेटेड अवस्था, संतृप्त अवस्था जब तक नहीं आ जाएगी ना, तब तक पानी बोलेगा घुलता रहे, मतलब पूरा घुलता रहेगा ये। जब तक ये अलाउ करना बंद नहीं कर देगा पानी इसको, तब संतृप्त अवस्था पे नहीं आ जाएगा, तब तक नमक घुलता रहेगा ये। तो इसका मतलब इसकी कोई सैचुरेटेड अवस्था नहीं है।
ठीक है गाइस। दूसरी बात, मैंने पदार्थों में क्या बताया था कि क्रियाकारकों का और उत्पादों का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसकी विशेषता है, गुण है ना, उनके पहले और बाद में बदल जाते हैं। क्रियाकारकों के अलग होते हैं तो उत्पाद बनने के बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जबकि इनमें नहीं, ऐसे नहीं होता है। जैसे नमक और पानी अलग लगते पहले, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो मिश्रण बना। मिश्रण, अब मिश्रण के लिए क्या ज़रूरी होती है, एक चीज़ होती है विलेय प्लस विलायक। वो चीज़ हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि नमक और पानी को मिलाया तो भी नमक और पहले पानी थे, और मिलने के बाद भी वो नमक और पानी रहेंगे। ऐसे थोड़ी अमोनिया बन जाएगा या कपूर बन जाएगा इनको मिलाने के बाद, ऐसा नहीं होता है। भौतिक संयोजन जब होता है ना मिक्सर के अंदर, तो हमेशा प्रॉपर्टीज़ क्रियाकारकों की, उत्पादों की हमेशा सेम रहती है। और दूसरी, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं डिकम्पोज करके इनको, नमक और पानी को अलग कर सकते हैं, जबकि पदार्थ में ऐसा नहीं होता है। हम उसको, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया में से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम अलग नहीं कर सकते भौतिक संयोजन के द्वारा, मतलब फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मिक्सर की बात करते हैं। मिक्सर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। मिक्सर के बारे में तो बता ही दिया, मिश्रण में क्या क्या जरूरी है कि भौतिक संयोजन होता है, मतलब इसका क्रियाकारकों का और उत्पादों का जो मूल विशेषता है वो चेंज नहीं होती है, हम इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आएगी। और इसमें कोई फिक्स रेशियो में नहीं मिलाते हैं, मतलब संतृप्त अवस्था सेचुरेटेड कंडीशन तक मिलाते रहते हैं नमक पानी के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल था इसका। मिश्रण के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो होता है विलेय जिसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और एक होता है विलायक जिसे हम सोलवेंट बोलते हैं। विलेय प्लस विलायक, अगर विलायक हमेशा ज़्यादा मात्रा में होगा, और जो विलायक के बेस पे ही विलेयन का नाम रखा जाता है। अगर विलायक ज़्यादा होगा, विलायक ठोस होगा तो ठोस विलेयन, विलायक द्रव होगा द्रव विलेयन, अगर विलायक गैस होगा तो गैसीय विलेयन। उसके अंदर हम विलेय कुछ भी डाल सकते हैं। ठोस विलेयन होगा तो विलेय तीनों स्टेट्स में कोई भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस। अगर विलायक द्रव है तो ठोस तीनों अवस्थाओं का हो सकता है। अगर विलायक गैस है तो विलेय तीनों अवस्थाओं का नहीं हो सकता, उसमें गैस ही होगा, वो बाद में बताएंगे हम, ठीक है। तो विलेयन के लिए क्या जरूरी है, विलेय होगा और विलायक होगा। विलेय तो क्या होगा, जो घुलता है, और विलायक क्या होता है, जो घोलता है। हमेशा जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये सबको अलाउ कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। जो समाने की मतलब क्षमता रखता हो अपने अंदर, उसको हम विलायक बोलते हैं। मतलब जो डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता हो अपने अंदर, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं हमेशा। इसीलिए विलायक की श्रेणी में रखा गया है जल को, कि ये सबको घोल लेता है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, उनको छोड़ के हम उनकी बात नहीं कर रहे अभी। तो विलेन समझ में आ गया, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। अब विलेन एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सर, क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सर में कोलाइड और निलंबन वो अलग चीज़ है। हमेशा विलेन एक समांगी मिश्रण है। अब ये समांगी मिश्रण क्या है, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, समांगी मिश्रण बहुत ज़रूरी है समझना, बिल्कुल क्लियर। आप मैं जो बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। जैसे मैंने ये कोई पात्र लिया है, ये पात्र, इसमें मैंने क्या भर दिया, जल भर दिया, ये वाला साहब, ये लो, बिल्कुल जल पूरा भर दिया इसमें। अब बात क्या है, अब बात यह है कि इसमें होगा क्या। ये वाटर है, ये पानी है, अब इधर नमक पड़ा है बाहर, इसको मैं अंदर मिलाऊंगा नमक को। जब नमक को मैं अंदर मिलाऊंगा तो नमक के अंदर होगा क्या, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ऐसे घुल जाएगा नमक, बिल्कुल। अगर कॉन्स्टेंट मतलब होमोजीनियस रूप में, मतलब इस कोने पे देखूँ तो नमक का एक एटम आ रहा है, इस कोने पे देखूँ तो एक आ रहा है, यहाँ तो एक आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ तो नमक बहुत ज़्यादा घुल गया, यहाँ नमक बहुत कम घुला है, मतलब इसका पानी का टेस्ट ही यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग रहा है। मतलब अगर ये नमक है ना, नमक इस पानी में बिल्कुल कॉन्स्टेंट रूप से, मतलब होमोजीनियसली पूरे विलियन में बिल्कुल एक तरह घुल जाए, एक समान घुल जाए, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। और वही विलियन समांगी, उसी को समांगी मिश्रण बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, अब यही कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। समांगी मिश्रण समझ गया कि विलेय समान रूप से विलायक में घुल जाए। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जैसे ये पानी था, इसके अंदर किया क्या मैंने, डाल क्या दिया, इसके अंदर रेत मिट्टी डाल दी, तो कुछ देर पश्चात आप क्या दोगे कि मिट्टी पेंदे में जमा हो जाएगी। तो ऊपर तो रह गया जल, नीचे रह गई मिट्टी और पानी दोनों, तो समान रूप से मिट्टी घुली गई, इसमें नहीं घुली ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। उसी का प्रकार है कोलाइडल और निस्यंदन, जिसको हम सस्पेंशन बोलते हैं, उसी का प्रकार है। उसी के कारण टिंडल इफेक्ट होता है, ब्राउनियन मोशन, सब कुछ उन्हीं के कारण होता है। हम इसकी अगले चैप्टर में बात करेंगे, आज हम विलेन की बात कर लेते हैं। अब विलेन की बात करें तो विलेन समांगी मिश्रण है कि विलेय समान रूप से विलायक में घुलता है, इसको मिश्रण बोलते हैं, मतलब विलेन बोलते हैं। और विलेन एक समांगी मिश्रण है, समझ में आ गया। तीन प्रकार के होते हैं, ठोस विलेन, द्रव विलेन एंड गैसीय विलेन। अब देखो विलायक के बेस पे ही डिफाइन किया जाता है। जब ठोस विलेन, अगर विलायक ठोस हुआ ना, देखो गाइस बिल्कुल अच्छे तरह से समझाऊंगा आपको। अगर विलायक ठोस रहा ना,
तो हमेशा उसको विलेन का नाम ठोस रहेगा। अगर विलेय मतलब अगर विलायक द्रव रहा तो द्रव विलेन, अगर विलायक गैस रहा तो गैसीय विलेन। हमेशा जो विलेन का नामकरण होता है ना उसकी विलायक की प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही डिफाइन होता है। मतलब अगर विलायक जिस भी नेचर का होगा ना तो विलेयन का नाम भी उसी के नेचर पे रखा जाएगा। और विलायक हमेशा सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो ज़्यादा होता है ना उसी का नाम होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। जो ज़्यादा मात्रा में होता है ना उसी का नाम होगा, कम वाली को कोई नहीं पूछता। तो ज़्यादा इसमें देखो ये ठोस विलायक, ठोस विलेन में ये ठोस सबसे ज़्यादा होते हैं और विलेय बहुत कम मात्रा में मिलाए जाते हैं। इसलिए ठोस में चाहिए मैं ठोस के अंदर ठोस मिलाऊँ तो भी वो ठोस विलेन रहेगा, ठोस के अंदर मैं द्रव मिलाऊँ तो भी वो ठोस विलेन रहेगा, अगर ठोस के अंदर मैं गैस मिलाऊँ तो भी वो गैस ठोस विलेन ही रहेगा, क्योंकि ये विलेय हैं। एग्जाम्पल के तौर में एग्जाम में क्या पूछता है कि अगर ठोस का द्रव में विलेन, द्रव का इसमें द्रव का ठोस में विलेन, ये मतलब द्रव को ठोस में अंदर घोल रहे हैं तो किसका टाइप है ये, तो ठोस विलेन। लेकिन अगर उसी को उल्टा पूछ लें कि ठोस का द्रव में विलेन क्या कहलाता है, द्रव के अंदर अगर ठोस को घोलो तो कौन सा कहलाएगा, वो द्रव विलेन कहलाएगा, क्योंकि घोलता कौन है, हमेशा विलायक। तो ये क्या बोल रहा है, ठोस का द्रव में विलेन, द्रव के अंदर विलेन पूछ रहा है ठोस का, तो ठोस घुल रहा है द्रव के अंदर, तो जो घोलता है वो क्या होता है, विलायक। तो विलायक क्या है, ये घोल कौन रहा है, द्रव, तो द्रव विलायक हुआ, तो विलेन का नाम भी द्रव विलेन होगा। इसमें क्या पूछा कि द्रव का ठोस में विलेन, तो ठोस विलायक है या ठोस घोल रहा है, तो जो विलायक होगा उसी के नाम पे विलेन का नाम रखेंगे। तो घोल कौन रहा है, ठोस, तो ठोस विलायक कौन हुआ, ठोस, तो विलेन का नाम भी क्या हो जाएगा, ठोस विलेन। तो जो घोलता है ना हमेशा उसी के बेस पे विलेन का नाम रखा जाता है। एग्जाम्पल में क्या एग्जामिनर क्या पूछेगा, या तो ये पूछ लेगा कि द्रव का ठोस में विलेन क्या कहलाता है, या ठोस का द्रव में विलेन क्या कहलाता है, या कि ये पूछ लेगा कि जो पारा होता है ना उसका सोने के अंदर विलेन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का पैलेडियम के अंदर विलेन क्या कहलाता है, ठोस विलेन कहलाता है। पूछेगा कि एथेनॉल का जल के अंदर विलेन क्या कहलाता है, द्रव विलेन कहलाता है। गैस का जल के अंदर विलेन क्या कहलाता है, आपको बताना है, द्रव विलेन कहलाता है। आपका गैस का गैस में विलेन क्या कहलाता है, गैसीय विलेन कहलाता है। एग्जाम कैसे भी घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन को, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। तो जी ठोस का, अब देखो इसमें ठोस विलेन में विलायक ठोस रहेगा, द्रव विलेन में विलायक द्रव रहेगा, और गैस विलेन में विलायक गैस रहेगा। अब विलेय कुछ भी हो सकता है, जैसे ठोस विलेन में विलेय ठोस को ठोस में भी मिला दो, चाहिए द्रव को ठोस में मिला दो, चाहिए गैस को ठोस में मिला दो। इसका एग्जाम्पल देखो, ठोस को ठोस में मिलाने के जैसे तांबा है, कॉपर, इसमें टिन और एल्यूमिनियम मिला दिया तो ठोस विलेन बन गया। सोना है ना, उसमें मैंने पारे को मिला दिया, वो भी ठोस विलेन बन गया, क्योंकि द्रव है ये। अब गैस को द्रव ठोस में मिलाया तो गैस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ये ठोस जो पैलेडियम है इसमें मिला दिया तो भी ठोस विलेन बन गया, ठीक है गाइज। अब द्रव विलेन की बात करता हूँ। द्रव विलेन में विलायक तो द्रव होगा, इस तीनों कंडीशन में मैंने जल ले लिया विलायक। अब देखो इसमें अगर ठोस को जैसे मिला दो, जैसे चीनी का नमक में, चीनी का पानी में घोल क्या कहलाता है, द्रव विलेन कहलाता है, ठीक है गाइज। द्रव का द्रव में विलेन, इथेनॉल को जल में घोल दिया तो द्रव का द्रव में विलेन हो गया। गैस का द्रव में विलेन क्या हो जाएगा, जैसे O2 या CO2 को मैंने जल में घोल दिया तो ये भी द्रव विलेन हो जाएगा। गैस का गैस के अंदर विलेन, नाइट्रोजन में जैसे मैंने O2 CO2 जैसे जलवाष्प वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है, मतलब वायु होती है ना जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, जो हम लेते हैं श्वास में छोड़ते हैं, वो वाला ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसका फिर वही बात बता दिया, जो ज़्यादा होता है उसी का नाम होता है। CO2 ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत कम मात्रा में होती है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको O2 बोलते हैं, जिसको हम प्राणवायु भी बोलते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जो भी जलवाष्प गैसें, धूल के कण, मतलब जलवाष्प के कण O2 CO2 को अगर नाइट्रोजन में मिला दिया जाए कि वो नाइट्रोजन में उपस्थित होती है उसमें, तो वो क्या कहलाती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय वायु, एयर जिसको हम बोलते हैं, एयर को जो हमारे आसपास में है वायुमंडल में, इसमें ये इन सब का कंपोजिशन रहता है, वो गैसीय विलेन का एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें अगर मैं विलायक, अब विलायक गैस विलेन कब होगा, तब विलायक तीनों कंडीशन में गैस ही होगा। तो एक कंडीशन में तो गैस में गैस मिला दिया, फिर इसमें ठोस भी तो मिला सकते हैं, इसमें द्रव भी मिला सकते हैं। कभी ठोस को द्रव में घोलते हुए, ठोस को गैस में घोलते हुए देखा आपने कभी, जैसे बर्फ़ को मैं बोलूँ कि नाइट्रोजन में घोल दो तो वो घुलेगी या कभी। आप बोलोगे कि द्रव को गैस के अंदर घोल दो, गैस द्रव के अंदर घुल जाएगी, लेकिन द्रव गैस के अंदर घुलेगा या कभी, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी ना। इसलिए जनरली हमें याद रखना है, तो गैसीय जो विलेन होता है ना, वो गैस का गैस में विलेन ही गैसीय विलेन कहलाता है।
आपको मतलब जो भी चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन में जाना है तो वो एक अलग बात है, बाकी अगर आपको बिल्कुल डाउट क्लियर या बिल्कुल सटीक पढ़ना है ना, तो आपका गैस एग्जाम में भी आपको एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में विलीन या और किसी गैस का गैस में ही वो विलीन पूछेगा, तो आपको बता देना है कि गैस का गैस में विलीन हमेशा गैस ही विलीन कहलाएगा। बाकी ठोस, द्रव और गैसीय विलयन मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट रह गया तो आप वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, ये सारी जो प्रॉपर PDF है ना इनकी, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप यूनियन एकेडमी ऑफिशियल पे प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए इस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए द यूनियन एकेडमी मतलब यूट्यूब चैनल और यूनियन एकेडमी ऑफिशियल दोनों को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी सारी नोटिफिकेशन और प्रॉपर PDF अवेलेबल कराता हूँ यहाँ पे। तो सारी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट्स इसमें वीकली टेस्ट वगैरह क्यूज़ वगैरह होती है वो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ सुनिश्चित करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब इसमें अगला चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको मैं पहले बता दूं कि हमारा ये जो पदार्थ वाला पोर्शन है ये कंप्लीट कर लिया हमने। इसके बाद में मिक्सर वाले पोर्शन में हम होमोजीनियस मिक्सर की विलेन होमोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल ये वाला कवर कर लिया। अब जो आगे कवर करेंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सर आएगा, जिसमें विलायक में विलय कॉन्स्टेंट रूप से घुला नहीं होगा, तो उसमें विलेन कोलाइड होगा और निस्यंदन मतलब सस्पेंशन होगा। ब्राउनिन इफेक्ट और टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे गाइस, मतलब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको ये पहले वाले जो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो उनको अच्छे से देख लेना एक बार, ताकि ये चीज़ें समझ में आएंगी ना तो ही वो समझ पाओगे ढंग से आप। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।